नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करेंगे जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय कणों के निकाय एवं घूर्णी गति का परिचय को समझेंगे और उसके बाद द्रव्यमान केंद्र को पढ़ेंगे। दोस्तों, घूर्णी गति अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि भौतिकी विज्ञान के लगभग प्रत्येक अध्याय में इनका उपयोग होना है। दोस्तों, घूर्णी गति को दृढ़ पिंड गतिकी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। दोस्तों, दृढ़ पिंड वह होता है जो गैर विकृति होता है। यदि किसी पिंड के आंतरिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बदलती है तो उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में पूर्णतः दृढ़ पिंड मिलती नहीं है। सभी वास्तविक वस्तुएं कुछ हद तक विकृत होती है, लेकिन दृढ़ पिंड कई स्थितियों में बहुत उपयोगी होती है जहां विकृति नगण्य होती है। आइए दोस्तों, दृढ़ पिंड सिमुलेशन को समझते हैं। भौतिकी में दृढ़ पिंड ठोस की उस आदर्श अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई विकृति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि दृढ़ पिंड के किसी दो कणों का मध्य दूरी समय के साथ अचर रहती है, चाहे इस पर कोई भी बाह्य बल क्यों न लगाया जा रहा हो। आइए दृढ़ पिंड का एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए दृढ़ पिंड के कुछ उदाहरण को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में दृढ़ पिंड को एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए देखा होगा, जैसे छत में लगा हुआ पंखा और मोटर व्हीकल में स्टीयरिंग व्हील का निश्चित अक्ष के साथ घूर्णन करना और पृथ्वी का निश्चित अक्ष में घूर्णन करना, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन इत्यादि। आइए दोस्तों, जानते हैं कि एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गतियां हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो दृढ़ पिंड के पास विभिन्न प्रकार की गति होती है, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं स्थानांतरीय गति के बारे में। चित्र में एक दृढ़ पिंड है जिसके दो बिंदु हैं, P1 और P2। अब दोनों बिंदु का गति तल के नीचे की ओर ऐसी है कि इसके सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण सभी कण समान वेग से चलते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं स्थानांतरीय गति को। स्थानांतरीय गति में क्या होता है कि पिंड के सारे कण समानांतर पथ में गति कर रहे होते हैं। पिंड के अंदर किसी दो बिंदु के बीच बनी रेखा गति के पहले और गति के बाद आपस में समानांतर होते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। दोस्तों, स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति के योगफल को लोटनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल का पहिया, जिसमें स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों होते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द्रव्यमान केंद्र को। द्रव्यमान केंद्र का उत्पत्ति हमेशा गांठ से होती है। वीडियो को देखिए। यदि पिंड के आकार को आव्यूह द्वारा परिवर्तित किया जाता है या मूल बिंदु से निर्देशांक के द्वारा खिसका दिया जाता है तो नया द्रव्यमान केंद्र आकार के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। आइए द्रव्यमान केंद्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक रिंच को हवा में प्रक्षेप गति में फेंका जाता है। प्रक्षेप गति के पथ को
आप चित्र में देख सकते हैं रिंच घूम भी रहा है और साथ साथ प्रक्षेप्य गति में भी है। इस स्थिति में रिंच का किसी एक कण का पथ को समझना मुश्किल होता है, तो इस स्थिति में हम रिंच का द्रव्यमान निकालेंगे और उसके सापेक्ष में अन्य कणों का भी। आइए द्रव्यमान केंद्र के परिभाषा को जानते हैं। एक साधारण दृढ़ पिंड जिसमें एक समान घनत्व होता है, द्रव्यमान का केंद्र केंद्रक पर स्थित होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित किया जा सकता है। दोस्तों, चित्र में जैसा कि वर्ग है, वृत्त है और त्रिभुज भी है, और इसमें द्रव्यमान हर जगह बराबर मात्रा में है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के केंद्रक बिंदु में होता है। आइए द्रव्यमान केंद्र के दो कणों के निकाय को समझते हैं। माना कि दो कण है जिसका मूल बिंदु O से दूरी क्रमशः x1 एवं x2 है। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है। इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र C बिंदु होगा, जिसका O से दूरी x का मान होगा, जिसे इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, मतलब m1 बराबर m2, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्रव्यमान केंद्र n कणों की निकाय के बारे में। सबसे पहले केस 1 को जानते हैं, जिसमें सभी कण एक सीधी रेखा में होते हैं। यदि हमारे पास n कण है जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 mn है, जो x अक्ष के रूप में एक सीधी रेखा में है, तो परिभाषा के अनुसार कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 mnxn बटे m1 प्लस m2 mn। केस 2 को जानते हैं, जब कण एक सीधी रेखा में नहीं हो। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण हैं जो सीधी रेखा में नहीं है। हम सतह में x और y अक्ष को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें कण निहित है, और निर्देशांक द्वारा 3 कणों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से। अब जब कण एक सीधी रेखा में नहीं है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण है जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और m3 है। 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र P को निर्देशांक xy द्वारा परिभाषित और स्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार पहले कण का द्रव्यमान होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र होगा y बराबर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या y बराबर सिग्मा mi yi बटे सिग्मा mi। अब हम इसे 2D या 3D अंतरिक्ष में n कण प्रणाली के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं, जहां x बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। उसी प्रकार y बराबर हो जाएगा
सिग्मा एम आई वाई आई बटे सिग्मा एम आई और z बराबर सिग्मा एम आई जेड आई बटे सिग्मा एम आई। अब हम लिख सकते हैं कि सिग्मा एम आई बराबर m यानी सभी द्रव्यमान के योग को बताएगा। अगर सभी द्रव्यमान समान होगा तो इस स्थिति में x बराबर सिग्मा एक्स आई बटे n हो जाएगा और y बराबर सिग्मा वाई आई बटे n होगा और z बराबर सिग्मा जेड आई बटे n हो जाएगा। अब यदि संदर्भ के फ्रेम के मूल बिंदु समन्वय प्रणाली को द्रव्यमान का केंद्र चुना जाता है तब सिग्मा एम आई एक्स आई बराबर 0 हो जाएगा, सिग्मा एम आई वाई आई भी 0 हो जाएगा, उसी प्रकार सिग्मा एम आई जेड आई भी 0 हो जाएगा। दोस्तों, जब दृढ़ पिंड में बड़ी संख्या में कण मौजूद हैं तो एक कण के ऊपर योग करना असंभव है। चूंकि कणों के बीच का स्थान छोटा है, इसीलिए हम पिंड के द्रव्यमान को निरंतर वितरण के रूप में मान लेते हैं। हम पिंड के द्रव्यमान को छोटे तत्वों में विभाजित करते हैं, अर्थात dm1, dm2, dm3 dmn मूल बिंदु से दूरियां x1, x2, xi xn तक। तब द्रव्यमान केंद्र होगा x बराबर सिग्मा dmi xi बटे सिग्मा dmi या x बराबर समाकलन xdm बटे m। जैसा कि dm बहुत छोटा द्रव्यमान है, उसी प्रकार y बराबर समाकलन ydm बटे m और z बराबर समाकलन zdm बटे m हो जाएगा। अब हम यदि x, y और z को एक स्थिति सदिश r के रूप में निरूपित करते हैं तो हम द्रव्यमान केंद्र को सदिश के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, r बराबर समाकलन rdm बटे m। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोग अध्याय कणों की निकाय तथा घूर्णी गति के परिचय को समझा और उसके बाद द्रव्यमान केंद्र को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम द्रव्यमान केंद्र की गति को जानेंगे और उसके बाद कणों की निकाय का रेखीय संवेग को समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 NCERT से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद।